नमस्कार, ये विकास वाणी है। आज हम लोग देखेंगे 8 सितंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि वहाँ मिलने वाला है पीडीएफ इस वाली करंट अफेयर का और साथ ही साथ एमसीक्यू का और मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन का और बहुत सारी चीज़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए अगर आप लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है 2023 का, ठीक, तो आप लोग 9650347272 पे हमसे बातचीत कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे ल्यूसियस, देख रहे हैं कितने बढ़िया बढ़िया नाम है आज। इन सबको हम लोग देखेंगे विस्तार से। साइबर सिक्योरिटी, जो भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन काम चल रहा है, सब कुछ जो है ऑनलाइन होता जा रहा है, तो चोर लुचक्के भी जो है ऑनलाइन आते जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि उनकी तो वही भैया पेट मतलब क्या आजीविका चोरी चकारी ही करना है। तो इससे बचने के भी हमें प्रावधान करने पड़ेंगे। तो हमें एक साइबर पुलिस भी बनानी पड़ेगी। एक पुलिस जो है हमें डिजिटल वर्ल्ड में भी खड़ी करनी पड़ेगी। तो उसमें कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि इंडिया में है इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जिसके अंदर आती है संस्था जिसका नाम है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है सचिवालय के अंतर्गत नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर आता है। और ये क्या कर रहा है भैया, सबके साथ में मिलकर साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दे रहा है। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज व्यायाम हुआ है अभी 26 कंट्रियों के साथ में। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और यूके गवर्नमेंट ने मिलकर बेस सिस्टम के साथ में मिलकर एक डिज़ाइन किया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना, वैसे ये भी एक्सरसाइज है। क्या होगा भैया, एक वायरस फेंकेगा दूसरा बचाने की कोशिश करेगा, एक रैंसमवेयर फेंकेगा दूसरा बचाने की कोशिश करेगा, ठीक। तो यहाँ पर मेन फोकस है रैंसमवेयर पे। रैंसमवेयर एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होते हैं। देखिए, वायरस वगैरह सब सॉफ्टवेयर होते हैं साइबर वर्ल्ड में, ठीक। ये सॉफ्टवेयर का जो अलग अलग जो उनके कार्य हैं, अलग अलग तरीके जो है पैसे हटने के या फिर जो है लोग का डेटा उड़ाने के, उसके हिसाब से उनका नाम रख देते हैं। जैसे रैंसम, ठीक, रैंसम क्या होता है, जैसे किसी का आपने डेटा, किसी को किडनैप कर लिया और फिर आपने फिरौती मांगी, तो वैसे ही है। किसी का कंप्यूटर लॉक कर लिया और कहा अरे जल्दी दे दो, तुम्हारे कंप्यूटर में जो सारी पिक्चरें हैं ना अच्छी वाली मूवीज, वो हम जो है पब्लिक कर देंगे, या फिर जो है कुछ प्राइवेट डेटा आपका पब्लिक कर देंगे, लाओ पैसा निकालो, ठीक। तो ये फिरौती, पहले जो है जब्त कर लिया कुछ और फिर उसको छोड़ने का जो है कुछ रैंसम। तो इस तरीके के रैंसम जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रैंसम वेयर बोला जाता है। इंटरनेशनल काउंटर रैंसम वेयर इनिशिएटिव है रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप के साथ में मिलकर, और इसको जो है नेशनल काउंसिल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने ये एक्सरसाइज चालू कराई है। बस इसमें अब ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है जानने की। रैंसम वेयर से संबंधित था, ये आपको समझना चाहिए। बाकी पीडीएफ से एक बार रीडिंग जरूर लगाएं, बहुत जरूरी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले पीडीएफ लगाएं, पीडीएफ की रीडिंग करें, फिर वीडियो देखें, या फिर वीडियो देखें फिर पीडीएफ की रीडिंग करें, जैसा भी आपको सही लगे। अगला टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप। शेख हसीना जी आई हुई हैं भारत के दौरे पर, ठीक। शेख हसीना जी जो है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, ठीक, बेटी हैं, ध्यान रखिएगा। और ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और इंडिया बांग्लादेश के बीच में जब आई है बातचीत, क्या होगी, यही बातचीत होगी, दोनों के रिश्तों को हम और अच्छा करेंगे और बेहतर बनाएंगे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब क्षेत्रों में, पानी, ऊर्जा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, सिक्योरिटी, रीजनल मल्टीलेटरल, वही सारी चीज़ें बात होती हैं। और ये होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, फाइल पे होनी चाहिए, क्योंकि आज हैं कल को ना हो कोई और। क्योंकि देखो, इंडिया के शेख हसीना जी की पार्टी के साथ में तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जो दूसरी हैं खालिदा जिया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो है उनके साथ में ऐसे रिश्ते नहीं हैं। तो आज है कल ना हो, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, यहीं आगे तक काम आते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नेपाल ने बोला था कि जो अग्निपथ स्कीम आई है उसके अंतर्गत हम गोरखा का रिक्रूटमेंट नहीं होने देंगे, बिकॉज जो ट्राईपार्टाइट जो एग्रीमेंट हुआ था 1947 में, ठीक, उसके अंतर्गत इसकी कोई बात नहीं करी गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज है कल नहीं है, कई सारे लीडर चेंज होते रहते हैं, कुछ भी हो जाए, आज मोदी जी हैं कल नहीं होंगे, जैसा भी है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, उसी हिसाब से काम चलेगा, इसलिए जरूरी है ये सारी चीज़ें, ठीक। तो इसमें देखिए मेन चीज़ है कि एक मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो है यूनिट 1 अनवील किया, दोनों लोगों ने मिलकर 1320 मेगावाट बिजली बांग्लादेश नेशनल ग्रिड में जोड़ी जाएगी। साथ ही साथ प्रसार भारती जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया
रेडियो जो चलाता है उसके साथ में जो है समझौता ज्ञापन हुआ है बांग्लादेश टेलीविज़न के। अच्छे वहाँ पे भी दूरदर्शन जैसे दिखाता है वैसे वहाँ पे भी कुछ ब्रॉडकास्टिंग करी जाएगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाराक रिवर जो है इंडिया में आसाम से होके निकलती है बाराक, और जो है फिर ये बांग्लादेश में जाती है कुशियारा रिवर। बाराक की एक जो है ये नदी निकलती है कुशियारा रिवर, तो इसकी वाटर शेयरिंग का भी कुछ समझौता यहाँ पर हुआ है जो कि बांग्लादेश के सलहेट रीजन और सदर्न आसाम को मदद करेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इनकोवैक्सीन। डबल वैक्सीन का डबल सी होता है ना, वैसे ही इनकोवैक भारत बायोटेक ने बनाई है। ठीक, और ये इनसे इंडिया की हो गई, कोविड-19 की वैक्सीन है। और ये एन जो है ना, एक तो इंडिया समझ सकते हो और ये समझ सकते हो एन का मतलब है नोज, यानी कि नाक। ये आप ड्रॉप जो है नाक में ऐसे करके ले सकते हैं कोविड की वैक्सीन, समझ रहे हो। तो ये चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर्ड रिकॉम्बिनेंट नेसल वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने बनाई है। लेकिन बनाई मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ही बनी है, ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, उसके साथ में साझेदारी करके जो है इनकोवैक बनाई गई। भारत बायोटेक ने साझेदारी करके बनाया है। ठीक, रिकॉम्बिनेंट टाइप वाली है और चिंपैंजी का जो है एडिनो वायरस वेक्टर इसमें यूज़ किया गया। CDSCO ने इसको कह दिया हाँ ठीक है, नाक के थ्रू भी अब वैक्सीन चलेगी 18+ एज ग्रुप के लिए। ठीक, तो ये याद रखो, वो बोल देगा कि 12 से प्लस, ठीक, या फिर बच्चों सबको होगा, या फिर 40+, नहीं 18+। ठीक, इनकोवैक भारत बायोटेक। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी ध्यान रखिए। ये भारत की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल रह सकती है। तो अगर वहाँ पे लिख दे 273 डिग्री सेल्सियस चाहिए, नहीं भाई नहीं, ठीक है, हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब हमने पढ़ाई की है। ठीक, तो इस तरीके से हम समझे। देखो सीट बेल्ट वाली बात जो मैंने बताई थी आप लोग को, वही हुआ। साइरस मिस्त्री जी ने पीछे बैठ के सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। फ्रंट फेसिंग जो होती है उसमें सीट बेल्ट ना लगाना बहुत खतरे वाली बात है। मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रंट फेसिंग जगह बैक फेसिंग अगर हो, गाड़ी इधर चल रही है, तब आप मान लो एक बार को सीट बेल्ट नहीं भी लगाया तो बच सकते हो, क्योंकि वो जो कुर्सी जो लगी हुई है, सीट है, वो इम्पैक्ट ले लेगी। जो एक मोमेंटम होता है उसकी वजह से हम आगे खिसकते हैं, उसको झेल जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रंट फेसिंग हैं और आपने पीछे बैठ के भी, जैसा कि अभी साइरस मिस्त्री वाले केस में हुआ, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हुई है। तो नितिन गडकरी जी ने अब कहा है कि देखो ऐसा है, प्रावधान पहले भी था कि पीछे बैठने वाले को जो है सीट बेल्ट पहनना चाहिए था, नहीं पहनते थे, लेकिन अभी तक जो है जुर्माना आगे वाले के ना पहनने पे लगता था। पीछे वाला भी अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो जो है उसको जुर्माना लगेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग हैं, जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो कितना सीट बेल्ट लगाते हैं, एक बार ये देखने वाली भी ज़रूरत है। और ये भी देखने वाली ज़रूरत है कि आप कभी भी चाहे आगे सीट पे बैठें, ड्राइविंग करें या पीछे बैठे, तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। मैंने आपको बताया 40 की स्पीड में भी अगर आप हो और सीट बेल्ट नहीं लगाए हो तो ये काफ़ी घातक हो सकता है। सब कहने वाली बातें हैं। सीट बेल्ट लगाने में लोगों को लगता है अरे यार हम तो ना, हम तो स्टाइलिश हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब स्टाइल घुस जाती है। ठीक है, वो ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अगर आपको ज़िंदगी नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है, और यहाँ पर अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी इसमें बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने बोला है कि फ्रंट फेसिंग सीट जो है उसमें पीछे वाली सीट पे भी, मिडिल सीट पे वाई शेप्ड, दो ऐसे करके ऐसे लगाते हैं ना, वाई शेप्ड जो है सीट बेल्ट अनिवार्य है। ठीक, अगला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके जो वाइस चेयरमैन हैं अरुण हल्दर, इन्होंने बैंकर्स को बोला है कि भैया अपने टारगेट जो सेट किए हैं केंद्रीय सरकार ने उसको कार्यान्वित करो। ठीक, शेड्यूल कास्ट जो आपकी अनुसूचित जातियां हैं उनके कल्याण के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, तो बैंकर की भी कुछ, जो बैंक्स हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि उसके लिए वो फंड दें, तो वो फंडिंग करो भैया। ये तो प्रावधान किए गए हैं इसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं, तो क्यों नहीं कर रहा। ऐसा जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर ने जी ने बोला है। अब देखो इसमें सिस्टम ये है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338 बी किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब। 338 बी किससे संबंधित है, आपका जो अदर बैकवर्ड क्लास, सॉरी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उससे संबंधित। बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी आया था
जिसके अंतर्गत ये वाला जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जोड़कर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बनाया गया। इन सब का देखिए कार्य यही होता है, शेड्यूल कास्ट की मतलब देखरेख करना, जो स्कीम्स हैं वो सही से कार्यान्वित की जा रही कि नहीं की जा रही, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर। ठीक, साथ ही साथ उनका जो है संरक्षण करना, संवर्धन करना, ठीक, उनकी जो है बातों को रखना सरकार के सामने, ये सारे काम करते हैं। और ये निकाय संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। उनको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, सोशल, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उनके इंटरेस्ट जो है, जो कि सब जो है जिसके लिए प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी करे हुए हैं। ठीक, और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तब पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एक ही आयोग रहता था राष्ट्रीय। फिर 89th वाले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अलग हो गया, और फिर 338A आ गया था अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक, अगला टॉपिक है कर्तव्य पथ। देखिए कुछ नहीं है, जो प्रेसिडेंशियल हाउस है ये यहाँ पे, सॉरी, प्रेसिडेंशियल हाउस से लेके ये देखिए इंडिया गेट तक जो आप ये पाथवे देख रहे हो, जिसको राजपथ बोला जाता है ना, राजपथ, उसका देखो। अब चलो हिस्ट्री समझ लेते हैं। जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने नाम रखा था इसका किंग्स वे, जिसको जब हम आज़ाद हुए तो हमने आज़ादी जो है पाई और हमने इसका ट्रांसलेशन किया गूगल लगा के, और उसमें कर दिया किंग्स वे की जगह राजपथ। ठीक, राजपथ नाम बस खाली ट्रांसलेशन था, वही सारी चीज़ें। अब उसके बाद अभी आपको पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, ट्रायंगुलर जो है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बन रही है, टाटा का इसमें जो है बना रहे हैं मिलके, और कई सारी जो है चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। इंडिया गेट के आसपास ये देखिए मेमोरियल बनाया गया। तो अब इसका नाम किंग्स वे से, राजपथ से अब हो गया है कर्तव्य पथ, यानी कि पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक, और इसी को जो है अभी आपके हमारे सारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने इसको जो है इनॉग्रेट करना है थर्सडे 8 सितंबर को। ठीक, ये चीज़ बताई गई है। इसको जो है बनाया किसने था ये किंग्स वे को? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने 1920 में। ठीक, तो ये राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पे जो है, वहाँ से विजय चौक से होते हुए इंडिया गेट तक इसको जो है राजपथ बोलते थे। अब ये कर्तव्य पथ हो गया है। कर्तव्य पथ समझना जरूरी है, फंडामेंटल ड्यूटी से समझेंगे आप। कौन से पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है बताइएगा। ठीक, अगला टॉपिक है, सिंपल सा एक चीज़ बताई गई है कि ल्यूशियस क्विंटियस सिंसिनाटस, ठीक है ना, ये कौन है? ये रोमन के एक जो है राजा थे एक समय, एक तरीके से 5वीं सेंचुरी में रोमन एम्परर थे सिंसिनाटस। तो इनके लिए बोरिस जॉनसन, आप लोगों को मैंने बताया था कि लिज ट्रूस अभी प्रधानमंत्री बन गई वहाँ पर, और जब बन गई तो उसके बाद रेजिग्नेशन, फॉर्मली रेजिग्नेशन जो है क्वीन को दिया है बोरिस जॉनसन ने, जिनके ऊपर जो है पार्टी स्कैंडल और कई सारी चीज़ें हुई थी, उनको छोड़ना पड़ा। ठीक, तो अब ये चले गए। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मेरी हालत वैसी ही हो गई है जैसा कि रोमन एम्परर 5वीं सेंचुरी BC के जो थे, जिनका नाम था लूसियस क्विंटियस सिंसिनाटस, उनकी तरह हो गई है। उन्होंने ये बताया कि जब रोमन के ऊपर उनके जो एनिमीज़ थे, ठीक, एक्वियस करके उनके एनिमी थे रोमन्स के, तो जब वो अटैक करने वाले थे या कर रहे थे, तो वहाँ के लोग, रोमन के लोग जो थे, वो उन्होंने कहा सिंसिनाटस साहब आप आ जाओ, ठीक, कैसे भी करके एक्वियस को जो है डिफीट करो, चाहे आप डिक्टेटर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, ठीक, लेकिन आप जो है इनको डिफीट करो जो हमारे एनिमी है एक्वियस को है। ठीक, तो यही इन्होंने ये जो है बोरिस जॉनसन ने ये बताया है कि इन्होंने, लेकिन क्या किया फिर, ये आए, इन्होंने लड़ाई लड़ी, एक्वियस लोग को हराया, और फिर वापस अपने खेत में जहाँ पहले काम कर रहे थे वहाँ चले गए काम करने। कोई उनकी चाह नहीं थी। तो उन्होंने भी, बोरिस जॉनसन ने भी यही कहा कि जब सिचुएशन ख़राब थी मैं आया, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि पावर देने की कोशिश करी, ठीक, लेकिन मैंने अपना काम किया और छोड़ के वापस चला गया। ठीक, तो ये चीज़ इन्होंने खाली एक अपना कंपेयर किया है, नथिंग एल्स। इंडिया बांग्लादेश ट्रेड, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इंडिया का अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ा कौन है ट्रेडिंग पार्टनर, तो बताइए क्या आंसर होगा। इसको मैंने जो है करंट अफेयर में पढ़ाया भी है। ठीक, उसमें से एक नाम जो है चौथे नंबर पर बांग्लादेश का भी था। ठीक, तो हमारा जो ट्रेड है साउथ एशिया में, अगर देख लो जितना भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है, ठीक, तो उसमें सबसे ज़्यादा भैया बांग्लादेश से ही है, और बांग्लादेश में हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हो।
तो यही सब व्यापार बढ़ा है। तो मोदी जी और शेख हसीना जी ने कहा है कि हमारे जो रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन, तो इसमें हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, बायलेटरल सेपा लाना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक, ये हमने अभी, आप लोग को याद होगा, पढ़ाया भी था हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी किया था, यूएई के साथ में भी किया था। तो ये अब बांग्लादेश के साथ में भी करना है, ये बात कही गई है। और बांग्लादेश जो है साउथ एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, 4th लार्जेस्ट इंडिया का डेस्टिनेशन है जहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ठीक, तो जहाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडियन गुड्स जो है बांग्लादेश में होते हैं। और हमारा जो ट्रेड है बांग्लादेश के साथ में वो 16.15 हो गया है, 66% की बढ़त मिली है। ठीक, इंडिया जो है बांग्लादेश का सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक, तो बांग्लादेश क्या मान लीजिए सबसे बड़ा कोई होगा, दूसरे नंबर पे इंडिया है, ये ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट एंड इट्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन एशिया, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश इंडिया को करता है। साथ ही साथ कोविड के टाइम पे अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी हमारा ट्रेड घटा नहीं, बढ़ा बल्कि 18.13 बिलियन हो गया 21-22 में। 44% की बढ़त हुई थी 20-21 से 21-22 में। इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट हम जो निर्यात करते हैं वो क्या है, कच्चा कपास करते हैं, नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न करते हैं। ठीक, धागा होगा, टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा मजबूत है आपका। इधर जैसे जैसे चाइना से बाहर निकली ना टेक्सटाइल कंपनियां, तो वो बांग्लादेश गई हैं या फिर वियतनाम गई हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, इंडिया में आने का था लेकिन आई नहीं, वहाँ पे और ज़्यादा उनको चीप लेबर मिल गई, ये बात आप समझ सकते हो। ठीक, तो इंडिया से भी वो क्या करते हैं भैया, कच्चा कपास, नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। वहीं प्योर इट्स मेन इम्पोर्ट फ्रॉम कंट्री और प्योर वेजिटेबल ऑयल, ये सब हम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, नॉन नेट मैन सूट, अब देखो कपड़ा का जो है कॉटन बेच रहे हैं, सूट खरीद रहे हैं। ठीक, टेक्सटाइल स्क्रैप, तो ये सारी चीज़ें भी, मतलब वहाँ पे जो टेक्सटाइल स्क्रैप होता है वो ला के यहाँ रिसाइकिल हम लोग कर लेते हैं, ये चीज़। ठीक, अगला टॉपिक है पाकिस्तान में। देखिए फ्लड आया हुआ है, सबने, हम लोगों ने खूब इसके बारे में पढ़ा है, मोहनजोदड़ो वाला भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। अब पाकिस्तान कह रहा है देखो ऐसा है, जो लोगों ने, इसका मेन कारण क्या है फ्लड आने का, क्लाइमेट चेंज। और उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज को लाने में सबसे बड़ा रोल है रिच कंट्रीज़ का, और रिच कंट्रीज़ को जो है लॉस एंड डैमेज के अंतर्गत हमें कंपनसेशन देना, मुआवजा देना पड़ेगा। भैया हमारे यहाँ फ्लड आया, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज लाने का मेन कारण है अमीर देश, जिन्होंने जो है खूब 1850 से, जब से आपका औद्योगिक क्रांति आई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, तब से खूब जो है उत्सर्जन किया है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक जो है ऐसी ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्लोबल वार्मिंग फैलाती है, कई सालों तक ये जो है हमारे वायुमंडल में रहती है, 200 साल तक तो रहती है। तो इसकी वजह से जो लॉस एंड डैमेज हुआ है उसके लिए मुआवजा दो हमको, तुम भैया इतना हुआ है। ठीक, और ये ऐसा वैसा नहीं है कि खाली खुद से ही बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तो देखो भीख मांगने की आदत है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर इसके लिए जो है बाकायदा एक वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म भी है लॉस एंड डैमेजेस का, जिसको 2013 में सेटअप किया गया था। और ये पहला ऐसा एक्नॉलेजमेंट था कि भैया जो डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश जो है, उनको कंपनसेट किया जाए क्लाइमेट डिजास्टर के लिए। इसमें देखो ऐसा है कि आप टेक्नोलॉजी कोई लगा रहे हो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कोई ग्रीन एनर्जी को लगा रहे हो, तो ठीक है, वो तो करो ही करो, लेकिन जो लॉस हुआ है उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इंडिया जैसे देखो तो दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एमिटर है, लेकिन थर्ड सिर्फ 3% ही हिस्टोरिकल एमिशंस का देखा जाए तो सिर्फ 3% ही है। मतलब अगर 100 जो है ग्लोबल 100 यूनिट्स अगर ग्लोबल वार्मिंग गैस के अगर छोड़े गए जब से आपका ये भैया हुआ है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1850 से, तो सिर्फ इंडिया ने 3 ही यूनिट छोड़ी। बल्कि आज जो है, आज इतना बड़ा है ना, आज तो पहले तो इन्हीं लोगों ने पूरा काम किया है, गंदगी फैलाई है। तो पॉल्यूटर पेज वाला एक प्रिंसिपल होता है कि भैया जिसने प्रदूषण फैलाया है तो वो प्रदूषण की वजह से जो खराबियाँ हो रही हैं उनके लिए पैसा दे, उसके लिए पे करे। उसी से लॉस एंड डैमेज निकला है। लॉस एंड डैमेज का मतलब ये है कि जो आप ग्रीन टेक्नोलॉजी कुछ भी लगा रहे हो तो चलो ठीक है, जो लॉस हो रहा है उसका मुआवजा दो, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ठीक, पाकिस्तान को एक और बहाना मिल गया है हाथ फैलाने का, लेकिन कुछ हद तक ठीक भी है, बल्कि इंडिया ने भी उनको कहा कि मदद करेंगे। अगला टॉपिक है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। देखो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन जो है लगाया
नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। डिजीज़ कंट्रोल समझ में आ रहा है आपको, ठीक। एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जो डिजीज़ को कंट्रोल करना है। तो इसकी 6 जो इसकी ब्रांचेस हैं वो 6 स्टेट में खोली गई हैं। उत्तर प्रदेश भी है, यूपी, ठीक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ठीक है, आपका केरला, ठीक, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक। तो इस तरीके से याद करो आप इसको। और एनसीडीसी क्या होता है? एक तरीके का इंस्टीट्यूट है, इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसकी 8 ब्रांचेज हैं स्टेट्स में, और उसका फोकस जो है एक कुछ जो है डिजीज़ पे है, जिस पे जो है इसको रोकने का काम करता है, सर्विलांस करके कि वो डिज़ीज़ फैले ना, वो डिज़ीज़ छोटे पर ही उसको रोक दो, एक जगह पे ही रोक दो, ठीक। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया। तो मतलब ये है कि जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, वो सब अपने में चेंज कर रहे हैं कुछ, तो उनके ऊपर जो दवाइयाँ भी हैं वो असर नहीं कर रही भाई, ठीक। तो उनको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंटोमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें एनसीडीसी करता है, ठीक। और आप लोग जैसे मैंने पहले बताया, फिर से बताया था, यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए हमारे पेड ग्रुप चालू है। जहाँ जानकारी के लिए 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। चलिए एमसीक्यू लगा लेते हैं। देखिए एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसका लिंक बिल्कुल सजा के जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश एग्रीमेंट के संबंध में सही कथन चुनें। कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे भारत में अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। क्या ये अरुणाचल प्रदेश है? क्या ये बांग्लादेश है? क्या ये कुशियारा नदी है? कुछ कुछ देखो पॉइंट जिन पे आपको फोकस करना है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुशियारा नदी के संबंध में कुछ समझौता तो हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं, आसाम के साथ में हुआ। तो पहला स्टेटमेंट हुई हुआ गलत। अगला देखते हैं, प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के क्षेत्र में सहयोग प्रसारण के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक। तो प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला गलत, दूसरा सही। तो दूसरा कौन कौन से ऑप्शन में है? बी में है, ठीक, और सी में है। लेकिन सी में 1 भी है तो ये कट गया, ये कट गया। तो और डी में तो बी दूसरा ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर बी ओनली हो जाएगा। कैसे भी करो, बस एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको, स्टेटमेंट आना चाहिए, कंफर्म होने चाहिए आप कि भैया सही है कि गलत। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है इनकोवैक, इससे संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट बताना। इंडिया का पहला इंट्रानेशनल वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। पहला है, नाक में डालने वाला है, कोविड-19 के लिए है, सही है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इनकोवैक जो है वो डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, सेंट लुई एंड भारत बायोटेक। क्या स्टेटमेंट सही है? एकदम सही है, अभी अभी तो पढ़ाया है भाई। दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी में आंसर हो जाएगा, ऐसे मन में मत सोच लेना। देखो बोथ 1 और 2 किस वाले में, डी में है तो डी मार्क करके आइए, सिली मिस्टेक नहीं चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के संबंध में गलत कथनों का चयन करें, ठीक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। तो भैया जी ये क्या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? बिल्कुल गलत। यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। बिल्कुल सही है, सही है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा एक जो है सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया, इसलिए आंसर ए ओनली हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस WHO हैज़ लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल, ठीक। तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार को कम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लॉन्च किया है? तो ये कौन सा है भैया बताइए? हेल्प है, AMR है, सिक्योर है या अवेयर है? इतनी तो अवेयरनेस रखो भैया, अवेयर जो है आपका अवेयर आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित WHO के द्वारा चालू किया गया है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू, जो है किससे संबंधित है ये? अभी तो आपको बताया था,
बताइए, मरीन पोल्यूशन, जलवायु आपदा, खतरनाक अपशिष्ट, अनवरत जैविक प्रदूषक। ठीक, ये तो स्टॉकहोम वाला, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ऐसे रॉटरडैम एक आता है, ठीक है, जो पता है, आप लोग से पूछा भी था। तो देखिए यहाँ क्लाइमेट डिजास्टर से संबंधित जो है वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, जिसके अंतर्गत लॉस एंड डैमेज की बात करते हैं। अब देखिए एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने चालू किया है, मैपिंग से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोग को जोड़ दिया जाएगा जो हमारे करंट अफेयर संबंधित होगा या फिर वैसे भी, ताकि मतलब आप लोग मैपिंग पे जोर डालो। मैपिंग से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो? कैसे कहें यार, कौन सी भाषा उपयोग करें? प्यार की भाषा सबसे अच्छी भाषा है, करेंगे उपयोग। देखिए, कैस्पियन सी डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब आपने कैस्पियन सी को पढ़ा हो, ट्रिक से याद किया हो, चाहे जैसे भी हो, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे इराक आंसर है, रूस है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कौन सा है भाईजान बताइए? तो यहाँ पे आंसर है इराक। कैस्पियन सी से इराक जो है बॉर्डर टच नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये एक मैपिंग से, बाकी देखिए सारे आंसर्स दे रखे हैं। मैपिंग वाला चलिए यहाँ पे मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। कैस्पियन सी, इराक जो है नहीं इससे टच करता है, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, ठीक है, आपका रशिया, यहाँ पर ये कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो देखिए मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बनने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे याद आया, शायद आप लोग को भी याद रह जाए। देखिए RTI AK, ठीक, कई लोग इसको तारिक बोलते हैं, तारिक, मुझे नहीं लगता, मैं जो बताने वाला हूँ शायद वो ज़्यादा आपको याद रहेगा। AK से हो गया अरविंद केजरीवाल जी, और ये RTI बहुत करते थे। RTI को लाने में इनका बहुत बड़ा जो है वो है योगदान। तो अरविंद केजरीवाल RTI, AK RTI, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। अब यहाँ पे जो है ये याद रखना, तजिकिस नहीं, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक, और जो है RTI और आई से आपका ईरान हो गया। अब तजिकिस और तुर्कमेनिस्तान में अगर आपको लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, तो जब अरविंद केजरीवाल RTI जो है मांग लगा, मतलब RTI के थ्रू लोगों से पूछते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स से इन्फॉर्मेशन, तो लोग उनसे तू करके बात करते हैं। तू पूछेगा RTI तो तू मांगेगा RTI, तो ऐसे करके कुछ याद कर लो। देखो फ़नी होना चाहिए तभी याद रहेगा, नॉर्मल ऐसे कुछ भी कोई बता देगा, ठीक, पढ़ता चला जाए तो कोई नहीं, मुझे नहीं लगता वो ऐसे याद रहेगा। याद रहे एग्जाम में और इंटरेस्ट आए, वो सबसे बड़ी बात है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। GS मेंस आंसर, अरविंद केजरीवाल RTI करता तो लोग तू करके पूछते हैं। देखिए 7 तारीख का जो क्वेश्चन था वो ये था कि निवारक निरोध क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। ठीक, पहला पार्ट PD क्वेश्चन मार्क। दूसरा पार्ट, वाई इट शुड नॉट बी एडेड इन द पार्ट 3 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा और ज़्यादा, अगर 10 मार्क्स का, तो मुझे लगता है कि पहले वाला पार्ट का 3 मार्क्स है, दूसरे वाले का 7 मार्क्स है। ठीक है, कमेंट करें। ठीक, तो यहाँ पर कमेंट यानी टिप्पणी करनी। अब टिप्पणी करनी मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो भी आ रहा है, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है, मैं ये कहूँगा, मैं वो बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तर्क वितर्क जो भी करना है, आप ये तटस्थ होके बताइए, थर्ड पार्टी की तरह बताओ कि भैया इन एक्सपर्ट ने ये बोला, इन एक्सपर्ट ने ये बोला। जैसे आप देखो ना, जब कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई रिपोर्ट पढ़ो तो वो उसमें जस्टिफाई करने के लिए कुछ फैक्ट्स देता है कि ये एक्सपर्ट ये बोल रहा है, ये एक्सपर्ट ये कहा गया है। वो ये तो ना कहता कि मुझे ऐसा लगता है, ना ना ना। टिप्पणी डजंट मीन कि आप अपना जो है तटस्थ रूप से रहते हुए थर्ड पार्टी के तरीके से आप सबके व्यूज़ दो और फिर अपना फाइनली निकाल दो कि उस दोनों सबके व्यूज़ देखते हुए हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए। ये आप मतलब डायरेक्टिव वर्ड की मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए इसके लिए अलग से मैं एक बनाऊँ कि कमेंट ये क्या कहता है, डायरेक्टिव वर्ड क्या कहता है, कोई भी ये तो कर देगा। कई सारी जो है आपकी बड़ी बड़ी कोचिंग है, इनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने बना के दे रखा है, कोई भी उठा के पढ़ देगा, वो नहीं है। आपको उसके साथ में बताना चाहता हूँ मैं, रोज़ आपको ये चीज़ देखनी चाहिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। वैसे नहीं कुछ समझ में आए, कोई भी पढ़ देगा वो तो। ठीक, तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि तीसरे पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, फंडामेंटल राइट, उसमें इसको क्यों नहीं ऐड होना चाहिए। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट होता है, और फिर इस पर कमेंट करना है। तो यहाँ पे करते हुए C आपका ये रहेगा वे फॉरवर्ड। ठीक, या फिर व्हाट टू डू, कंक्लूजन ऐसे लिख के नहीं करना। तो आप ये पहले होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि मान लीजिए जो पुलिस है उसको लगता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है या फिर कोई अपराध करने वाला, तो उसके अपराध करने से पहले ही उसको रोक लेना। ठीक, तो वो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल दे दो
कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ किसी व्यक्ति की ऐसी थी जिसको ऐसा लग रहा था कि वो कई बम धमाके करने वाला है, तो उसकी आईपी एड्रेस के निकाल कर उसकी लोकेशन को उसको बम धमाके करने से पहले ही डिटेन कर लिया गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन का। बहुत सिंपल टू द पॉइंट लिखो, ठीक। बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे 250 शब्द भी लिख दूँ ना, तब भी आपको अगर 150 शब्द में निपटा सकते हो निपटाओ, ठीक। इसके बाद लिखो कि आप मौलिक अधिकार, अब यहाँ पे थोड़ा सोचना समझना अगर आपने पढ़ रखा तभी हो पाएगा, एनालिटिकल माइंडसेट है तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक। तो देखो इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि फंडामेंटल राइट तो भैया किसी इंडिविजुअल के, भारत के संविधान में बोला गया है कि सरकार स्टेट से बचने के लिए फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो कि तोड़े नहीं आ सकते, मौलिक अधिकार उसको मरोड़े भी नहीं आ सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला भी है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर उसको नहीं बोल सकते। इन सब मौलिक अधिकारों के बीच में स्टेट को आपने एक ऐसा अधिकार दे दिया, वो भी मौलिक अधिकार में जोड़ दिया, फंडामेंटल राइट में ही, कि भाई साहब किसी व्यक्ति को आप खाली संदेह पर पहले ही हिरासत में ले सकते हो, ठीक। भले उसने वो अपराध किया और ना करने वालों को पता नहीं, तो इसका कितना बड़ा मिसयूज हो सकता है। तो क्या इसको हमें ऐड करना चाहिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? फिर आप इसके एक दो एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेंगे, ठीक, जिसमें ये हो कि भैया किसी को डिटेन कर लिया गया, कई साल तक उसको डिटेन किया, चार्जशीट नहीं फाइल करी गई, ठीक, कई सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक्सटेंशन करते गए और अंत में ये हुआ कि उसके जीवन के कई सारे साल निकल गए और वो गिल्टी था ही नहीं, ठीक। एक तो ये कह दिया, ठीक, ये बता दिया एग्जाम्पल। दूसरा बता दो कि तो उसका कितना बड़ा मौलिक अधिकार का जो है हनन हुआ। दूसरा ये बता दो कि किसी व्यक्ति को खाली पॉलिटिकली जो है ऐसा आपको लगता है कोई हिंसा भड़काने वाला, लेकिन आपकी पार्टी का विरोधी है, तो उस बेसिस पे आपने उसको पकड़ लिया, तो ये आप बता दो। इसलिए स्टेट का किस तरीके से इसका दुरुपयोग कर सकता है, ठीक। और जो कि फंडामेंटल राइट का जो हनन है बिल्कुल साफ साफ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में इसको जोड़ा गया है, ऐसा तो नहीं है, होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ऐसे बताना है कि ऐसा ऐसा हुआ था। फाइनली हमें यह है कि अगर हमें संशोधन करना पड़े और इसको यहाँ से निकाल के, ठीक है, फंडामेंटल राइट से निकाल कर कहाँ डाला जाए, ठीक। फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं होगा, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था भारत में, जिस प्रकार से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है वो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है अब, ठीक। तो उस प्रकार से हम कर दें तो ये जो है इसको भी हम ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर सकते हैं, बट उसको फंडामेंटल राइट के में जोड़े, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दो ना, जोड़ के बताओ, नंबर मिलेंगे। नंबर तो वो आपको लगता होगा कि काटने बैठा, मैं तो कहता हूँ देने बैठा है नंबर। आप देने वाले आंसर तो लिखो, बिल्कुल मिलेगा। आज का चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 सितंबर क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 से, क्वेश्चन नंबर 50। बांग्लादेश एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया? क्या बांग्लादेश भारत का सदाबहार मित्र है? ठीक, आपने सुना हो कई बार, चाइना और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को जो है सभी मौसम वाला दोस्त बताते हैं, सदाबहार मित्र है। अगला, कमेंट इन रेफरेंस टू द कंटेम्परेरी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, समकालीन वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। 15 मार्क्स का 250 शब्द। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक। कुछ चीज़ें मैंने बताई है, डायग्राम जरूर बनाए, मैप जरूर बनाए इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक। बाकी जो है कल इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं मोटिवेशनल कोट की तरह। देखिए, भारत रत्न मिला था नेल्सन मंडेला जी को, और इन्होंने बहुत यार मतलब जिंदगी के अपने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा, 40 से ज़्यादा साल जेल में बिता दिए। खाली काला जो कानून था अपार्थाइड वाला, जिसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन रहता था गोरे और कालों के बीच में, उसके खिलाफ 40 से ज़्यादा साल अपनी ज़िंदगी के निकाल दिए यार। मतलब नेल्सन मंडेला, इनको भारत रत्न मिला था। फॉरेनर्स को भारत रत्न मिलता है, भी समझ लेना आप, याद समझ जाओगे इससे। इन्होंने एक बार कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। समझ रहे हो? देखो, हर चीज़ के, मुझे लगता है कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, गुड और बैड साइड होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप किस पहलू पे ध्यान देते हो? शिक्षा से आप, कई लोग जो है भाई शिक्षा लेते हैं, आइटम बम बनाते हैं, ठीक। कुछ मजबूरी रही होगी, कुछ देश की सुरक्षा हो, कुछ भी होगी, लेकिन क्या उस शिक्षा से आप जो है लोगों का जो है क्या उद्धार कर नहीं सकते हो? कुछ मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि लोग को अवेयर करो, लोग को जो है आगे बढ़ने को लो। अगर मैं ये सब इतनी कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या आपका परिवार, आपकी पुश्तें तक सुधर जाएंगी। तो क्या इसको क्या इससे चेंज नहीं आ सकता क्या?
तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही है। और इसको बिल्कुल ये जो कोर्ट्स में दे रहा हूँ यहाँ पे खाली बड़बोलेपन की वाली बात नहीं, इनको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी ध्यान दो यार, कोई हर चीज़ खाली नंबर से ही संबंधित थोड़ी ना है यार। इसमें जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक कोई चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी आप नहीं करोगे। मेरा पूरा फोकस है किसी प्रकार से आप मोटिवेटेड रहो, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट आता रहे, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती रहे। मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ठीक, मुझे 100 लोग नहीं, 100 लाख लोग नहीं, मुझे जो है 10 लोग ऐसे चाहिए जो पूरी तन मन धन से पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। ठीक भाई, मैं पढ़ा तो सबको वही रहा हूँ, सबको ये बता रहा हूँ, लेकिन आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षा सबसे शक्तिशाली अधिकार है जिससे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा है, एकदम सही कहा है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं बाय बाय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।